Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Priyanka Yadav, your learning buddy. My dear friends, हम लोग ऑलरेडी 4 क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन पेपर नंबर 5 DSSB का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो कि 10 नवंबर 2018 को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट का है 8:30 to 10:30 वाला, और इसको अब शुरू करते हैं। ठीक है, सो ये जो है स्केड्यूल रहने वाला है इस मंथ का, यानी कि मार्च का तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बस आपको एक सेशन और मिलेगा इस मंथ में। बाकी आपका पूरा अप्रैल का क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ इन्हीं डेट्स को क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं। बाकी का जो वीकली प्लान है, यानी कि 22 मार्च के बाद 23 मार्च से सारा प्लान ये है। इस वीक में आपको इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलेगी। वो कैब के सेशन आएंगे, जंबल सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर बीच में आपका एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा 27 को, फिर अगेन यही चीज़ें आएंगी। इस वीक के अंदर ये डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। आपको प्रपोजिशन चूज करना है। डैश चाइना अमेरिका प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पेपर। तो इसके अंदर बिसाइड्स आ जाएगा। बिसाइड्स क्यों आ जाएगा? बिसाइड्स चाइना अमेरिका प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पेपर। देखिए, दो वर्ड आते हैं, एक आता है बिसाइड और एक आता है बिसाइड्स। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, ठीक है, और बिसाइड्स मतलब के अलावा, के इसके अलावा आप और क्या कर रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, व्हाट एल्स आर यू डूइंग बिसाइड्स दिस जॉब। तो वो इसी का एग्जांपल है कि आप इस जॉब के अलावा और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिसाइड और बिसाइड्स का हो गया। बिलो यानी कि नीचे, और बिलो तो V2 फॉर्म हो जाएगी, तो इसको हटा देते हैं। बस इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बिसाइड्स चाइना अमेरिका प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पेपर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which sentence makes the most sense? No sooner had I arrived at the airport than the plane landed. Had I arrived then the plane landed. Had I arrived at the airport then the train had landed. I arrived at the airport no sooner then the train came. No sooner had I arrived at the airport the train came. माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए। सबसे पहले तो ये देखो, टेंस एक सेंटेंस के अंदर रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस है सेकंड वाला, इसके अंदर हैड आई और हैड का 2 बार यूज़ हो रखा है, यानी कि हैड आई अराइव्ड यानी कि हैड प्लस V3 और हैड प्लस V3 दोनों जगह सेम है, तो यानी कि ये तो हमारा नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, थर्ड के अंदर है आई अराइव्ड देन द ट्रेन केम। अराइव्ड कौन सा है? V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देन द ट्रेन केम, केम भी कौन सी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस के अंदर 2 बार तो V2 नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। बचता है फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा होगा। ठीक है, नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। एट द एयरपोर्ट आगे देन का कुछ यूज़ नहीं हुआ, या तो कोमा आए या देन आए, कुछ इस तरीके का आए, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता था, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? ये वाला फर्स्ट। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट देन द प्लेन लैंडेड, यानी कि मैं वहाँ पहुँचा ही था कि तभी प्लेन लैंड कर गया। ठीक है, इस तरीके से, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंपनी इज ट्राइंग डैश न्यू टैलेंट। द कंपनी इज ट्राइंग टू स्पॉट, यानी कि कंपनी कोशिश कर रही है न्यू टैलेंट को ढूंढने की। तो ट्राइंग वर्ब लगा हुआ है, ING वर्ब है, तो ING के साथ स्पॉटिंग और टू स्पॉटिंग तो होगा नहीं। ठीक है, और सीधा स्पॉट भी नहीं आ सकता है। इस ट्राइंग टू करके आपको V1 लगाना पड़ेगा, 2 प्लस V1 का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाता है टू स्पॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या है? ही नॉट ओनली प्लेज द पियानो डैश द वायलिन। तो नॉट ओनली आते के साथ ही
नॉट ओनली, ये नॉट ओनली आते के साथ आपको ध्यान देना है कि सेकंड वाला जो पार्ट होगा सेंटेंस क्या, उसके अंदर बट ऑल्सो का यूज करेंगे आप, बट ऑल्सो का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो होता है वो पेयर होता है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है, और एंड के साथ, एंड जो होता है जब बोथ लगता है ना, तो बोथ के साथ आपका एंड यूज होता है, क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और इसके बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, मतलब दो उनको जोड़ेगा, तो बोथ जहाँ पे आएगा वहाँ पर भी एंड का यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है डेस्पाइट। डेस्पाइट के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, दो चीज़ें होती है, एक होती है डेस्पाइट और एक होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ दोनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, यानी कि पेपर के अंदर इसमें एरर यहाँ से आता है कि डेस्पाइट के साथ आपको ऑफ लगा के दे दिया जाता है, जो कि इनकरेक्ट होता है। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट कभी ऑफ के बिना नहीं आता है, ठीक है। इसका यहाँ पे हो जाएगा। और अगर इसके सिनोनिम्स वगैरह देखना चाहो डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के, तो ये हो सकते हैं रिगार्डलेस, रिगार्डलेस, या फिर ऑल्दो या फिर इवन दो, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है, इवन दो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब आपको एंटोनिम देना है। ही बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब जो चीज़ एकदम क्लियर हो, ठीक है। और इसका आपको ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट हो जाएगा आपका ओपेक, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट जो होता है उसको जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ये वो होता है जो एकदम क्लियर हो, या इसको आप देखिए, हम ना इसके आसपास के जितने भी वर्ड्स होंगे ना, वो ऑप्शंस के, वो सभी को लेकर के चलेंगे, जिससे कि हमारी जो वोकैबलरी है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। बिकॉज आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हर एक पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वोकैब के ऊपर अगर हम ध्यान दे लेंगे यहीं पर इन्हीं ऑप्शंस के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में, तो बहुत चीज़ें क्लियर होती जाएगी साथ साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में अब डिस्कस कर रही हूँ। ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम जो होता है वो होता है क्लियर। और भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टल क्लियर भी बोल दिया जाता है कई बार, क्रिस्टल क्लियर, या फिर थिन बोल सकते हैं, मतलब बिल्कुल, मतलब जो एकदम ही विजिबल हो वो होता है। या फिर हो सकता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के। और ओपेक का क्या होता है? ओपेक का होता है एकदम जो ब्लॉक्ड कह सकते हैं, मतलब जिससे साफ दिखाई ना दे। यानी कि जैसे ये वाला क्लियर था, तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? अनक्लियर भी हो जाएगा। एक सेकेंड यार, अनक्लियर भी हो सकता है, ठीक है। अनक्लियर है तो यानी कि हम इसको डार्क भी कह सकते हैं, कि डार्क हो सकता है ये। और डार्क है तो उसको हम क्लाउडी भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर वेग भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ओपेक के होते हैं, ओपेक के सिनोनिम्स होते हैं ये। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपेरेंट का ओपेक। मिस्टिक क्या होता है? इन ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। मिस्टिक जो होता है मतलब बहुत ही एक अलग जिसकी बात करते हैं ना, जैसे मैजिक वगैरह जो होते हैं, मैजिक हो गया, या फिर कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की जब बात करते हैं, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल हो गया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अदर वर्ल्डली, मतलब एक अलग ही दुनिया की जो बात, जो इमेजिनरी जो चीज़ें होती हैं, इमेजिनरी जो चीज़ें होती हैं वो होती है, ये सारी मिस्टिक के सिनोनिम्स है। अगर मिस्टिक आएगा तो मैजिक, सुपर नेचुरल, अदर वर्ल्डली या इमेजिनरी, ये हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स, ठीक है। फिर आ जाता है डाउटफुल। डाउटफुल का अंदर क्या होता है कि मतलब जिसके अंदर कंफर्मेशन ना रहे किसी चीज़ की, मतलब आप मतलब डाइसी सा हो चीज़ें, डाइसी भी बोलते हैं और इसको हेजी भी बोलते हैं, हेजी। और इसके लिए हो सकते हैं मतलब कंफ्यूजन में अगर आप रहोगे तो यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो यानी कि इनडिसिसिवनेस भी बोला जा सकता है, इन
इनडिसिसिव, ठीक है, इनडिसिसिव हो सकता है, इनडिसिसिव या फिर इनसिक्योर, आगे लिख देती हूँ इसको मैं, इनसिक्योर या प्रिकैरियस, प्रिकैरियस हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे जो है डाउटफुल के हो जाएंगे। बाकी आता है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुले विचारों का, खुले विचारों का मतलब आउटस्पोकन जो होता है, आउटस्पोकन, जो मतलब बहुत ही ओपनली अपनी बात को रख देता है, वो होता है कैंडिड। या फिर आप कह सकते हो एकदम ब्लंट, ब्लंट, या कह सकते हो फोर्ट राइट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इम्पार्शल, मतलब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जो इंसान क्लियर रहता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सारे के सारे जो हैं वो दिखाते हैं आपके कैंडिडेट को, ठीक है, कैंडिडेट के बारे में बताते हैं ये। तो आप इन सभी को ना नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगी अभी, ठीक है, इतना तो एटलीस्ट कर ही दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड शी वुड बी टेसिटर्न वेन एवर शी मेट द टीचर। तो टेसिटर्न का आपको सिनोनिम यहाँ पर प्रोवाइड करना है। टेसिटर्न का सिनोनिम हो जाएगा अनरेस्पॉन्सिव, यानी कि जो रेस्पॉन्स नहीं दे, रेस्पॉन्स नहीं दे यानी कि जो डरा डरा दबा दबा सा जो बच्चा रहता है, जो कम बोलता है, ठीक है, जो कम बोलता है उसको कहते हैं। इसके जो है सिनोनिम्स ये हो सकते हैं, जैसे कि अलूफ, अलूफ, डूअर, ठीक है, लैकोनिक, लैकोनिक, या फिर रेटिसेंट, रेटिसेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे इसी के आसपास के वर्ड्स होते हैं। और अगर इसका ऑपोजिट पूछ लिया जाता, अगर इसका एंटोनिम पूछ लिया जाता, तो क्या हो सकता था, जो बहुत ही कम्युनिकेटिव हो, कम्युनिकेटिव हो, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बोलता हो, या फिर फ्लुएंट बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो, वर्डी हो, ठीक है। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं अगर पूछे जाते, तो पूछे नहीं गए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंट कौन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर के श्योर होता है। देखो, आप अगर अपनी चीज़ों को लेकर के श्योर रहते हो, या फिर आप एश्योर करवा देते हो किसी को, एश्योर्ड, तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिखता है उससे। तो कॉन्फिडेंट उस चीज़ को दिखाते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहते हैं, तो यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद से ही कन्विंस्ड रहते हो, कन्विंस्ड, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव के लिए एक और वर्ड होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, होपफुल रहते हो आप, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वर्ड्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं कॉन्फिडेंट से। टेंस मतलब बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह रहना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टिफ आप कह सकते हो। लो इसके भी कर ही लेते हैं, टेंस का भी डिस्कस कर लेते हैं। टेंस मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके स्टिफ रहना, रिजिड रहना, ठीक है। और स्ट्रेन्ड कह सकते हो इसके लिए आप, स्ट्रेन्ड या फिर टॉट, ये सारे टेंस के जो है सिनोनिम्स होते हैं। और अगर इसका ऑपोजिट, अगर टेंस यानी कि बहुत परेशान रहना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रिजिड है तो रिजिड का क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है, स्टिफ, और इसका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। रिलैक्स्ड कह सकते हैं आप, रिलैक्स्ड। लिम्पिड भी एक वर्ड होता है इसी के लिए, लिम्पिड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इससे रिलेटेड हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इनको रिवाइज करते रहिए प्रॉपर नोटबुक बना करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माई फ्रेंड डैश इज कीज, ही डजेंट हैव देम विद हिम नाउ। तो देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें टेंस को दिखा देते हैं कि कौन सा टेंस होता है। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर लास्ट में नाउ लगा हुआ है, तो नाउ जो होता है वो किस टेंस को दिखाता है, वो ज़्यादातर हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट उसके अंदर नाउ और ये सारे वर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर लगे हुए थे। अगर आप कहेंगे तो मैं इन वर्ड्स को आपको लिखवा भी देती हूँ कि कौन, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना ये आपको मतलब पेपर के अंदर सीधे दिखते के साथ आप क्वेश्चन को हिट करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, जैसे कि वर्ड्स भी चलो लिखवा ही देती हूँ, जैसे कि सो फार, अंटिल, नाउ। ठीक है, या फिर नाउ भी आ गया, जैसे ये नाउ तो आ ही गया है। ठीक है, बाय नाउ। ठीक है, जस्ट, ऑलरेडी। ठीक है, और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है जैसे जस्ट नाउ भी हो सकता है, जस्ट नाउ। ठीक है, रिसेंटली, या फिर येट, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सीधा देखते के साथ समझ में आ जाता है सेंटेंस को। जैसे माई फ्रेंड डैश हिज कीज, तो माई फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज कीज। देखो माई फ्रेंड जो है एक पर्सन है, एक पर्सन के देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है हैज़, एक होती है हैव। हैज़ जो होती है वो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन जो होता है, और ये हमारी जो होती है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है, हैव। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर मतलब इनको छोड़ करके, जैसे कि ही, शी, इट, इन सब के साथ जो है आपका हैज़ लगता है, और आई, यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ आपका क्या होता है, हैव का यूज़ होता है। ठीक है, आई के साथ क्यों यूज़ होता है, इसके भी ना बहुत सारे हैव के अलग अलग यूजेस होते हैं, तो वो जब हम डिटेल में सेशन करेंगे तब मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये समझ लो, जैसे माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड कौन होगा, एक पर्सन ही तो होगा, और एक पर्सन अगर होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ का। ठीक है, तो माई फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज कीज़। अच्छा, लॉस्ट क्यों नहीं आएगा इसके अंदर, माई फ्रेंड लॉस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर नाउ वर्ड है, और लॉस्ट हमारा दिखाता है V2 को, यानी कि पास्ट टेंस को दिखाता है, और पास्ट टेंस अगर होगा तो उसके अंदर नाउ नहीं आएगा, येस्टरडे या समथिंग उस इस टाइप का वर्ड आपको दिखाई देगा, पिछली बीती हुई चीज़ का। ठीक है, और हैज़ बीन लॉस्ट तो वैसे भी नहीं होगा, हैड लॉस्ट पास्ट की बात हो नहीं रही क्योंकि ये नाउ की बात कर रहा है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन सॉरी हैज़ लॉस्ट, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, okay, so now let's move to the next question, that is question number 8। ठीक है, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपको यहाँ पे अब सिनोनिम प्रोवाइड करना है अंडरलाइन वर्ड का। द डॉक्टर सीम एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का कौन सा हो जाएगा, एबनॉर्मल, डेपर, शॉर्ट टेम्पर्ड या बुलिश, तो इसका हो जाएगा एबनॉर्मल। ठीक है, अब इसके भी सिनोनिम्स जान लेते हैं। इसके एक्सेंट्रिक जो होता है इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो बिजारे होता है इसका, बिजारे, इरेटिक, और आइडियोसिंक्रेटिक भी होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ। और इसको नटी भी बोला जाता है, नटी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है एक्सेंट्रिक के सिनोनिम्स होते हैं, और एबनॉर्मल भी एक सिनोनिम ही है, एबनॉर्मल यानी कि जो ठीक नहीं होते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है डेपर। डेपर मीन्स क्या होता है, डेपर मीन्स जो बहुत ज़्यादा हाई उसका दिखाते हैं ना, जैसे क्लासी, स्टाइलिश जो होता है, डैशिंग जैसे कहते हैं, डैशिंग हो गया, क्लासी हो गया। ठीक है, और स्टाइलिश भी यूज़ कर ही सकते हैं, स्टाइलिश। ठीक है, ब्रिस्क भी बोल दिया जाता है कई बार, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं डेपर के। फिर आ जाता है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड ये तो आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा जिसको गुस्सा आ जाता है, यानी कि जो झगड़ालू किस्म का होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैंटेंक्रस, या फिर क्रैंकी भी बोल देते हैं, क्रैंकी, फीस्टी या ग्राउशी। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इनके लिए यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए। अच्छा, बुलिश का भी डिस्कस कर लेते हैं। बुलिश यामिक रहे उसके लिए, एनर्जेटिक हो गया, डायनेमिक हो गया। ठीक है,
ये हो जाते हैं इसका सिनोनिम्स। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, कहीं पे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक दे सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको अगेन एक्सप्लेन करूँ। तो क्या होगा, जो भी कमिंग वीडियोज़ होंगी उसके अंदर मैं आप लोगों का जो डाउट रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर दूँगी, सेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर एंड में, ठीक है। तो अपना फीडबैक देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब आपको एंटोनिम देना है। माई पेरेंट्स आर कॉन्टेम्पलेटिंग इमिग्रेशन टू कैनेडा, यानी कि इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एंटोनिम देना है। तो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजेक्टिंग, यानी कि स्वीकार नहीं कर रहे वो उस चीज़ को। कॉन्टेम्पलेटिंग क्या होता है, कॉन्टेम्पलेटिंग होता है किसी चीज़ को डेलिब्रेट करना, ठीक है, उसके बारे में सोचना, थिंकिंग करना, रिफ्लेक्ट करना, मेडिटेट करना उसके बारे में, ठीक है। ये चलो लिख ही लेते हैं आप इसको, ठीक है। डेलिबरेटिव होना उस चीज़ को लेकर, या फिर एक सेकेंड, एक्सकोगिटेटिव होता है एक, और एक होता है मेडिटेटिव। मेडिटेटिंग हो सकता है, और मतलब सोचना, सोचना यानी कि थिंकिंग, और थिंकिंग यानी कि सोच के ऊपर विचार करना, तो यानी कि रिफ्लेक्टिंग भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं कॉन्टेम्पलेटिंग से रिलेटेड वर्ड होते हैं, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिजेक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्टेमिनेटिंग। कॉन्टेमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्टेमिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा करना, पॉल्यूट करना, पॉइजनिंग, ठीक है, या फिर कॉन्टेजियन भी एक वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, ठीक है। बाकी तो ठीक है, इससे रिलेटेड और वर्ड्स देख लेंगे। डीके एक होता है, डीके भी खराब से रिलेटेड होता है, तो कॉन्टामिनेटिंग हो गया ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका रिजेक्टिंग। रिजेक्टिंग यानी कि किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है। तो इसके लिए आपका हो सकता है, चलो इसका भी करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। रिजेक्टिंग यानी कि अलूफ एक वर्ड होता है इसके लिए, अलूफ या अवर्स, ठीक है। कॉन्टेम्प्टस भी होता है, स्पेस कम है। नेक्स्ट एक हॉटी भी होता है, हॉटी, ठीक है। ये वर्ड्स होते हैं आपके रिजेक्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड आ जाता है फीलिंग। फीलिंग मतलब क्या होता है, फीलिंग मतलब किसी चीज़ के ऊपर सेंस करना, किसी चीज़ को, यहाँ लिख देती हूँ इसके फीलिंग के, ठीक है। ये मतलब इनरेशन होता है, यानी कि एक वर्ड इनरेशन यानी कि उस चीज़ को इंटरनली फील करना, ठीक है। और रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी या सेंसिबिलिटी, ठीक है। सेंशुअलिटी भी बोल सकते हो, सेंशुअलिटी। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये फीलिंग से रिलेटेड होते हैं। फिर एक आ जाता है हमारा डिस्कवरिंग, ये आ जाता है डिस्कवरिंग, ठीक है। डिस्कवरिंग का यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्कवरिंग यानी कि किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। या एनालाइज करना किसी को, एनालिसिस, ठीक है। डायग्नोसिस भी होता है, डायग्नोसिस। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे आपके डिस्कवरिंग से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, आपको करेक्ट प्रपोजिशन बताना है। द लॉस ड्यू टू द केरला फ्लड इज डैश 19,000 करोड़, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब अमाउंट की बात आती है ना तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड अराउंड। अराउंड वर्ड का यूज करते हैं कि मतलब इतना हुआ होगा, अराउंड यानी कि ऑन एंड अबाउट इतना हुआ होगा, अबाउट ये कह सकते हैं ऑल ओवर इतना खर्चा जो हुआ होगा, ऐसे बोल देते हैं। तो अराउंड
अबाउट या ऑल ओवर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें अराउंड दिया हुआ है तो अराउंड इज़ द राइट ऑप्शन। फिर आ जाता है बीनीथ। बीनीथ मतलब क्या होता है? बिलो। बीनीथ मतलब क्या हो जाता है? बिलो, यानी कि नीचे, ठीक है, उसके उस सेंस में यूज़ कर लिया जाता है। फिर अंडरनीथ। अंडरनीथ मतलब होता है के नीचे, ठीक है। और एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब तो पहले ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, इसके 3-4 यूजेस बताए थे एक्रॉस के। एक बार और डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाते हैं, ठीक है। एक्रॉस यानी कि पहला यूज़ मैंने बताया था एक तरफ से दूसरी तरफ की, और यानी कि मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दिए थे, मैं आपको एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको वही चीज़ें दिमाग में आ जाए। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए पहला यूज होता है ये। और मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, द चाइल्ड केम अक्रॉस द टेबल टू मीट मी, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा इसका यूज होता है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, आई वॉज वेटिंग फॉर हर अक्रॉस द रोड, ठीक है। ये एग्जांपल लिख ही देती हूँ, चलो। आई वॉज वेटिंग फॉर हर अक्रॉस द रोड, ठीक है। फिर एक आ जाता है दोनों तरफ, दोनों तरफ, ठीक है। जैसे कि अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, तो यानी कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ गिरा, बीच में पेड़, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कम अक्रॉस वाला, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस यानी कि किसी से अचानक मुलाकात करना, ठीक है, अचानक मुलाकात हो जाना, करना तो क्या हो जाती है, अचानक मुलाकात। जैसे कि व्हेन चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन दे केम अक्रॉस हिम, तो याद रखना दे केम अक्रॉस हिम होगा, अक्रॉस यहाँ लिख देती हूँ, केम अक्रॉस हिम, ठीक है। तो इसके अंदर मिस्टेक क्या हो जाती है, अक्रॉस विद हिम का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपको विद वाले को इनकरेक्ट करना है, बाकी को ठीक कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे ये दिया हुआ है आपको एक तरफ से दूसरी तरफ, तो ऐसा ही ना एक और वर्ड होता है थ्रो। थ्रो, थ्रो का मतलब, थ्रो के ना दो मतलब होता है, एक होता है गुजरकर, गुजरकर, और गुजरकर जो है इसी से रिलेटेड है क्योंकि इसमें क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ। द चाइल्ड केम अक्रॉस द टेबल टू मीट मी, तो इसके अंदर भी क्या हुआ, गुजरकर ही तो आया वो, ठीक है। लेकिन आपको यूज कैसे करना है, जैसे ये गुजरकर है, इसके अंदर जैसे आप ऐसे करोगे, मोनिका हैज टू पास थ्रो द हाईवे टू रीच देयर, यानी कि मोनिका को हाईवे पास करना पड़ेगा, टू पास थ्रो द हाईवे, मोनिका हैज़ टू पास थ्रो द हाईवे टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए, यानी कि यहाँ से गुजर कर जाना पड़ेगा उसको वहाँ पहुँचने के लिए। तो इस सेंस में पहला ये वाला सेंस होता है, और एक होता है के जरिए, के जरिए यानी कि किसी के जरिए कोई मैसेज पहुंचाना या कुछ करना। जैसे कि इसके दूसरा यूज का जो है मैं एग्जांपल दे देती हूँ, शी कन्वेड हर मैसेज थ्रो दिस चाइल्ड, यानी कि इस बच्चे के थ्रू उसने अपना मैसेज कन्वे किया। तो इस तरीके से ये आपका थ्रो का यूज़ हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या आता है, आपको रिपोर्टेड स्पीच बतानी है। द किड्स आर लॉन्गिंग टू मीट देयर कजन्स। तो आर लॉन्गिंग से यहाँ पर आर लॉन्गिंग, तो आपको टेंस ध्यान देना है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो आपका किस में चेंज हो जाता है, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होता है। यानी कि अगर यहाँ पे इज, एम, आर अगर यूज हो रहा है तो अब आपको क्या, किस पे नजर आपकी जानी चाहिए, आपकी नजर जानी चाहिए वाज और वर्ब पे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। द पेरेंट्स सेड दैट द किड्स लॉन्ग्ड टू मीट देयर कजन्स, आर लॉन्गिंग टू मीट देयर कजन्स, वर लॉन्गिंग टू मीट देयर कजन्स और वर लॉन्गिंग टू मीटिंग देयर कजन्स। तो यहाँ पे मीट है तो मीटिंग तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आर है तो आर, ये आर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो वर वाला ये है, ये आर वाला है, ये हटा दो। यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है तो ये भी हटा दो, क्योंकि V2 है, V2 तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि वर लॉन्गिंग टू मीट देयर कजन्स सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अरे सेंटेंस बताना है, कौन सा कंप्लीट है। इज अंडर द सन, करप्शन इज अ मीनेस, वंस इन अ ब्लू मून, किथ एंड किन। तो इन सब में आपका करप्शन इज ए मीनेस, ये आपका ऑप्शन जो है एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, इसका तो पूरा सेंस ही नहीं आ रहा है फर्स्ट वाले का, और इनका भी नहीं आ रहा है। वंस इन अ ब्लू मून क्या कभी कभार नहीं है, सेंटेंस नहीं है। मतलब पूरा सेंटेंस का मतलब क्या समझते हो आप, सेंटेंस मीन्स उसके अंदर सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो कम से कम एक। ठीक है, और उसकी प्रॉपर सेंस निकले, वो एक सेंटेंस होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट भी नहीं होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है तो भी चल जाएगी बात, लेकिन उस अगर सिर्फ वर्ब भी है और अगर उसकी कंप्लीट सेंस आ रही है तो वो एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। चूज अ सुटेबल क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्लॉज चूज करना है कौन सा सही है इनमें से। डिस्पाइट देयर आर, सॉरी, द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, डिस्पाइट देयर आर सम हु ब्रिंग अबाउट डिविजन्स, देयरफॉर देयर आर सम हु ब्रिंग अबाउट डिविजन्स, और सो आर सम हु ब्रिंग अबाउट डिविजन्स, येट देयर आर सम हु ब्रिंग अबाउट डिविजन्स। हालांकि जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन रहा है, द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, येट देयर आर सम हु ब्रिंग अबाउट डिविजन्स। तभी भी कुछ ऐसे हैं जो डिविजन्स कर रहे हैं, लाते हैं। ठीक है, तो येट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस दिखा रहा है पॉजिटिविटी के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, फिर भी के सेंस में येट का यूज़ सही रहेगा। देयरफॉर कोई रिजल्ट थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल विलेज बन रहा है तो इसकी वजह से डिवीजन कोई रिजल्ट नहीं है ना, डेस्पाइट भी नहीं आएगा, सो आर सम ये तो वैसे भी नहीं आएगा, सो आर सम हु ब्रिंग अबाउट डिविजन्स। तो आपको येट वाला ऑप्शन जो है एकदम ठीक है यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। नाउ इट सीम्स टू बी द स्मार्टफोन। नाउ से देखो कोई भी सेंटेंस शुरू होगा ना तो सीधी सी बात है उससे पहले कोई ना कोई बात ज़रूर हो रखी है। तो यानी कि ए वाला तो सीधा ऑप्शन देखते के साथ हटा लो कि नाउ से शुरू हो रहा है। नाउ इट सीम टू बी द स्मार्टफोन, यानी कि इससे पहले कोई बात हुई थी, हटा दो इसको। ठीक है, मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर बिकमिंग ओबीज नाउ अ डेज। ओके, तो ये हमको क्या नज़र आई, ये हमको एक प्रॉब्लम सी नज़र आ रही है। ठीक है, दे मैनेज टू स्नैच, दे कौन, दे से पहले कोई ज़रूर आएगा। ठीक है, some years back the cause for obesity according to researchers was the television। cause for obesity बता रखा है, यानी कि ये प्रॉब्लम है और इसका कॉज क्या है, ये है, यानी कि बी आएगा पहले फिर उसके बाद डी आएगा, बी और डी। ठीक है, अगर बी और डी साथ दिखते हैं तो उनको पहले अलग कर लेते हैं किस किस में साथ है, बी और सी है, ये नहीं होगा, बी डी बहुत दूर है, ये भी नहीं होगा, बी डी इसमें साथ है, बाकी ए सी और देख लेते हैं। ए क्या है, नाउ इट सीम्स टू बी द स्मार्टफोन। ठीक है, दे मैनेज टू स्नैच इट फ्रॉम देयर पेरेंट टू पास देयर टाइम, देन इट स्टार्ट कंट्रोलिंग द स्मार्टफोन। बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला एकदम ठीक जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, ही मस्ट मेंड हिज वेज।
ही मस्ट मेंड हिज वेज, इसके अंदर वही चीज़ है जो मैंने पहले बता रखी है, मस्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली ही क्या आ जाएगा, मसंट ही, यानी कि उसका नेगेटिव फॉर्म बना देना है, तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का अब आपका काम स्टार्ट होता है, आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, 16th क्वेश्चन, दिस इज द 17th क्वेश्चन, दिस वन इज 18th, दिस इज 19th एंड दिस वन इज 20। ठीक है, आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इनके आंसर जो है आपको बता देती हूँ। 16th का, हाँ जी, तो ये आ जाता है 16 का। फॉरफीट मीन्स होता है लूज आउट, सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फिर आता है 17 का। 17 का, वाई कुडंट द ऑथर्स फ्रेंड एक्सप्लेन अबाउट द एक्सपीरियंस ऑन हर बर्थडे, शी वॉज फोकस्ड इन द मोमेंट, ये हो जाएगा। 18th, द वर्ड डाइसेक्ट मीन्स टू, डाइसेक्ट मीन्स एनालाइज करना, एनालाइज। Next, in the case of a movie, sometimes it is dash what you have seen, तो इसका आंसर हो जाएगा impossible to explain, कभी कभार नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। Which of the following statements is true according to the passage, तो इसके accordingly थर्ड ठीक है। To truly be present, one must live inside the moment and experience it for his or her own sake। ठीक है, तो ये हमारा पेपर था, ये थोड़ा सा पोस्टमार्टम है पेपर का, एनालिसिस है कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। प्रपोजिशन से 2 क्वेश्चन, टेंस ले लो या वर्ब कह लो 3 क्वेश्चंस, कंजंक्शन 1, एंटोनिम सिनोनिम अगेन 4 क्वेश्चन, 3 to 4 आ ही रहे हैं इसमें ना, और रिपोर्टेड स्पीच 1 क्वेश्चन, सेंटेंसेस 2 क्वेश्चंस, क्लॉज 1, क्वेश्चन टैग 1, ये सारे आपके यहाँ से हो गए। और उसके बाद फिर 16 से लेके 20 तक के आपके जो है 2 questions are from the vocabulary part and 3 questions are from the comprehension part। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा पेपर। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ ब्राइट फ्यूचर हेड। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।